हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है। तो मैं आप सभी के लिए यहाँ चैप्टर नंबर 5 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, कंपनी एक्ट 2013 का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चैप्टर में हम 5 सेक्शन कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 73, 74, 75, 76, 76 ए। इस चैप्टर को रिवाइज करने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कंपनी का रेजिंग ऑफ मोड ऑफ फंड क्या होता है। पहले तो कंपनी पैसा रेज करती है बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, डिपॉजिट्स एंड बैंक्स। सिक्योरिटी से कैसे पैसा रेज करती है कंपनी, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, सेक्शन नंबर 23 से लेकर 42 तक। कंपनी पैसा रेज करती है बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस, और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को क्या इश्यू करती है, सिक्योरिटीज इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सॉरी इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स। दूसरा मोड क्या है कंपनी का पैसा रेज करने का, बैंक से लोन वगैरह ले, इसमें बैंक क्या करता है, चार्ज क्रिएट करता है। चार्ज कौन सा, इन फॉर्म ऑफ प्लेज, इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, इन फॉर्म ऑफ हाइपोथेकेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पब्लिक से कंपनी पैसा रेज कर रही है या मेंबर से कंपनी पैसा रेज कर रही है इन फॉर्म ऑफ ए डिपॉजिट। तो वो डिपॉजिट्स के रूल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके लिए सेक्शन नंबर 73 से 76 ए तक के प्रोविजन इस सेक्शन इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। तो पहला सेक्शन है हमारा 73, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। 76 है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। और उसके बाद कुछ सेक्शन है हमारे पेनल्टीज प्रोविजंस के, 74, 75 एंड 76 ए। तो आइए जरा हम जानते हैं इन सेक्शन को ब्रीफली, क्या कहते हैं सेक्शन ये। हमारा सेक्शन नंबर 73 क्या कहता है, acceptance of deposit from members, acceptance of deposit from members, acceptance of deposits from members। आपको याद होगा प्रोविजन सेक्शन नंबर 23, इसमें मैंने बात की थी पब्लिक कंपनी की और प्राइवेट कंपनी की। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि कंपनी का सोर्स ऑफ फंड क्या है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसका सोर्स ऑफ फंड है क्या है, सोर्स ऑफ फंड पब्लिक इशू। इसमें 3 थे, राइट शेयर, ऑफर फॉर सेल, आईपीओ और एफपीओ। क्या थे, आईपीओ, एफपीओ और ओएफएफ। दूसरा मोड क्या था, राइट इशू। थर्ड, बोनस इशू। एंड फोर्थ, प्राइवेट प्लेसमेंट। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी के क्या था सोर्स ऑफ फंड, राइट इशू, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये सोर्स बताए थे मैंने 23 में। ये सोर्स किसके थे, सिक्योरिटी अलॉट करने के। इसको अलॉट करिए कंपनी सिक्योरिटी की जिससे कंपनी पैसा रेज कर रही है। सिमिलरली लाइकवाइज इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंपनी डिपॉजिट्स की फॉर्म में पैसा एक्सेप्ट करे किससे, मेंबर से। अब एक बात बताओ, मेंबर से कौन सी कंपनी है जो पैसा रेज कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकती है और पब्लिक भी कर सकती है। अंडरस्टूड है कि आपने सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 किसका है, ये है प्राइवेट लिमिटेड का। और सेक्शन 2 सब सेक्शन किसका है, ये पब्लिक कंपनी का। दोनों ही प्रोविजन में मेंशन है ना कि कंपनी अपने मेंबर से फ्रीली पैसा ले सकती है। यस, तो लाइकवाइज यही प्रोविजन 73 कहता है कि कंपनी अपने मेंबर से पैसा ले सकती है। अब दोस्तों याद करो प्रोविजन नंबर 26 को, वो क्या बोलता है कि जैसे ही कंपनी मेंबर से पैसा लेने जाएगी या पब्लिक से पैसा लेने जाएगी, उसको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस वैलिड कब होता है, जब वो आरओसी से उसको उसकी अप्रूवल मिलती है। लाइकवाइज 73 में भी कंपनी को पैसा रेज करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट का यूज करना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम सर्कुलर। क्या बोलते हैं, सर्कुलर। ये भी आरओसी से कंपनी को अप्रूव करवाना पड़ता है, तभी कंपनी मेंबर से पैसा रेज कर पाती है, तभी ये वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है,
इस तरह 26 में आप पढ़ते हो कि कौन कौन से मैटर्स प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, वैसे ही हम पढ़ेंगे सर्कुलर के अंदर कौन कौन से मैटर इंक्लूड किए जाते हैं फॉर रेजिंग द फंड इन फॉर्म ऑफ ए डिपॉजिट। आइए देखते हैं। इसमें पहले तो इंक्लूड होगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन आई मीन टू से दैट कंपनी की रेशो, कौन सी रेशो? करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशो, क्या समझ पा रहे हो? तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ रेशो, इन सब की पोजीशन अलोंग विद द फाइनेंशियल रेशो कहाँ मेंशन होती है? सर्कुलर में। दूसरा, क्रेडिट रेटिंग करवाई जाती है कंपनी की। सर ये क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग करवाई जाती है कंपनी की फ्रॉम दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एजेंसी का, क्राइसिल, ये एजेंसी है इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग करती है कंपनी की। सर ये होती क्यों है? क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनी की लिक्विडिटी चेक करने के लिए, कंपनी की नेटवर्थ चेक करने के लिए, कंपनी इज एबल टू पे टू द आउटसाइडर और नॉट, ये सब बातों को चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि कंपनी इज कैपेबल टू पे द डिपॉजिट है या नहीं, ठीक है। कंपनी ने इससे पहले, मैं कहता हूँ आज डिपॉजिट कंपनी ने इशू किया है, इससे पहले कोई डिपॉजिट इशू किया था, उसके लिए कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, पहला कोई डिपॉजिट तो नहीं लिया। तो ये सब बातें हम कहाँ मेंशन करते हैं इस सर्कुलर में। इन सब के अलावा अगर कुछ और डिटेल जो कंपनी रूल्स बताता है एनी अदर, तो वो भी हम इस सर्कुलर के अंदर इंसर्ट करके चलेंगे, और इस सर्कुलर को हम किससे अप्रूव करवाएंगे? आरओसी से, ठीक है। और इस सर्कुलर की एक कॉपी हम फाइल कर देंगे, किसको? फाइलिंग ए सर्कुलर filing a circular along with the statement to ROC। कितने टाइम पीरियड में? एटलीस्ट 30 डेज में। और 30 डेज कहां से काउंट होंगे? ये 30 डेज काउंट होंगे प्रायर टू इशू ऑफ सर्कुलर टू members, prior to circular to members, prior to circular to members, ठीक है बेटा। तो अब तक हमने सिर्फ इतनी बात जानी कि कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट के थ्रू पैसा रेज कर रही है, ठीक है। उसको पैसा रेज करने के लिए क्या चाहिए? सर्कुलर चाहिए, वो उसको आरओसी से अप्रूव करवाना पड़ेगा। उस सर्कुलर में मेंशन होंगे फैक्ट कंपनी के रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी करवाई जाएगी क्रेडिट रेटिंग, और इससे पहले कितने टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स कंपनी ने एक्सेप्ट किए थे, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी कितना ड्यू है, प्लस इसके अलावा कोई और पार्टिकुलर जो कंपनी रूल्स 2014 बता दे, वो हम यहाँ पे इस सर्कुलर में इंसर्ट करेंगे, और इसके लिए इसकी हम फाइलिंग आरओसी के पास कर देंगे एटलीस्ट 30 डेज में। 30 डेज कहाँ से काउंट करेंगे हम? प्रायर टू इशू ऑफ सर्कुलर टू द मेंबर्स। मेंबर को सर्कुलर इशू करने से पहले 30 दिन हमें वो स्टेटमेंट विद द सर्कुलर किसको फाइल करना है? आरओसी को फाइल करना है, ठीक है। होप तो इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रही है। जैसे डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए बनता है डीआरआर, क्या बनता है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ऐसे ही डिपॉजिट्स को रिडीम करने के लिए बनता है डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। जैसे ये फंड भी स्पेसिफिक है, सिर्फ डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए होना है, ऐसे ये फंड भी, ये रिजर्व भी स्पेसिफिक है, ये सिर्फ डिपॉजिट की रीपेमेंट के लिए यूज होना है। हर साल 20%, एटलीस्ट 20% आपको इस फंड में ट्रांसफर करना ही करना है। ज्यादा कर सकते हो, हाँ, इससे कम कर सकते हो नहीं, ठीक है। तो आपको इसका अकाउंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको इसको रखना पड़ेगा, इन सेपरेट बैंक अकाउंट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये डिपॉजिट कब तक करना है आपको? हर साल 30th of April every year, 30th of April every year, ठीक है। और आपको इसका यूज कहाँ करना है? सिर्फ और सिर्फ रीपेमेंट ऑफ
डिपॉजिट्स के अंदर आपको इसका यूज करके चलना है। ठीक है, कंपनी साथ में यही सर्टिफाई करेगी, कंपनी साथ में यही सर्टिफाई करेगी कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट इन द प्रीवियस टाइम कभी भी किसका ना किया हो, डिपॉजिट्स की रीपेमेंट का कोई डिफॉल्ट कंपनी ने इन द प्रीवियस टाइम डिपॉजिट्स का और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स का नहीं किया। अगर कोई डिफॉल्ट किया है फिर क्या होगा, सर उस डिफॉल्ट को कंपनी को ठीक किए हुए 5 साल हो गए हो, मतलब टू मेक द गुड ऑफ डिफॉल्ट 5 साल एक्सपायर हो गए हो, तभी उन 5 साल के बाद कंपनी क्या कर सकती है, डिपॉजिट्स के लिए जा सकती है फॉर टू दी फॉर दी मेंबर। अब डिपॉजिट भी सर दो तरीके के होते हैं, जैसे लोन होता है ना अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड। अब डिपॉजिट भी दो तरीके का है, एक है सिक्योर, एक है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर क्या होता है, जिसमें कोई गारंटी नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है ना, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी कि लोन रिकवर होगा। बट सिक्योरिटी में क्या होता है, कुछ ना कुछ आप गिरवी रखते हो, क्या बोलते हो गिरवी रखने को, आप कुछ ना कुछ लियन रख रहे हो। अब यहाँ पे 3 वर्ड है, क्या है 3 वर्ड, वो एक है मॉर्गेज, दूसरा है प्लेज और तीसरा है हाइपोथिकेशन। तीनों का मतलब एक ही है, गिरवी रखना, लेकिन दोनों इन तीनों में एक बारीक सा फर्क है। प्लेज क्या होता है, मैंने ज्वेलरी के लिए लोन लिया, ज्वेलरी को गिरवी रखा बैंक के पास, लेट्स सपोज मुथूट फाइनेंस के पास, मैंने सोने को गिरवी रखा, उसके बदले में पैसा लिया, मैंने क्या किया है, अपने आप की अपनी सिक्योरिटी को प्लेज किया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैंने व्हीकल लोन लिया, मैंने क्या किया है, व्हीकल लोन लिया है, क्या मैं व्हीकल को बैंक के पास रख के आऊंगा, कभी नहीं। व्हीकल्स के पेपर होंगे, आरटीओ में उसका खिलाफ चार्ज क्रिएट होगा और व्हीकल को मैं आराम से चलाऊंगा रोड पे आके, तो व्हीकल किसके नाम होगा, एक्चुअली में बैंक के नाम। तो मैंने क्या किया है, मॉर्गेज किया है। हाइपोथेकेशन क्या होता है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मैंने इसके अगेंस्ट लोन लिया बैंक से, क्या बैंक के पास मैं अपना घर रख के आऊंगा, नहीं, बैंक के पास मेरे घर के पेपर जाएंगे और बैंक के नाम मेरा घर होगा, कि मैं मैं बैंक की परमिशन के बिना अपने घर को नहीं हो सकता, ये होता है हाइपोथिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, ऐसे ही आपके डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो कंपनी जब डिपॉजिट्स के लिए पैसा लेते हैं तो अपने एसेट्स के ऊपर चार्ज क्लियर करती है कि उन्होंने सिक्योरिटी के रूप में क्या है, कंपनी ने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अगर कंपनी इनको पे करने में फेल हो जाती है, इसको पे करने में, डिपॉजिटर होल्डर को पैसा पे करने में कंपनी फेल्स हो जाती है, वो टाइम पे रीपे नहीं कर पाती, तो जो एग्रीड पर्सन है, कौन एग्रीड पर्सन, जिसका पैसा है, किसका पैसा है, डिपॉजिटर का, वो किसके पास जाएगा, बताओ वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा जी अपने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा कंपनी को कि कंपनी आपको इसका पैसा देना पड़ेगा, किसका पैसा, डिपॉजिटर का। कौन सा पैसा, जो एक तो आउटस्टैंडिंग है डिपॉजिटर के लिए, प्लस अगर कोई और लॉस या डैमेजेस वगैरह उसको सफर करना पड़ा है डिपॉजिटर होल्डर को, ये दोनों अमाउंट कंपनी को रीपे करना पड़ेगा आफ्टर द ऑर्डर पास बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है बेटा, अब इसके लिए हमारा रूल काम करता है, रूल नंबर 3, सेक्शन 73 में काम होता है रूल नंबर 3, जो ये कहता है कि कंपनी मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कंपनी मैक्सिमम ले सकती है फॉर द डिपॉजिट, मैक्सिमम अमाउंट एंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट क्या होगा, इसको जरा ध्यान से समझना। कंपनी अप टू 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए ले सकती है, और अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का ले सकती है पैसा। अगर कंपनी कौन सी है, अगर कंपनी है प्राइवेट कंपनी और कंपनी है आईएफएससी कंपनी। आईएफएससी क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये एक ही है हमारे इंडिया में, गुजरात अहमदाबाद में। ठीक है, तो कंपनी 100% अपने कैपिटल का और फ्री रिजर्व्स का यहाँ से ले सकती है, लेकिन इसकी बेटे एक्सेप्शन है, ये प्रोविजन कब अप्लाई नहीं होगा, वो जरा आप समझिए, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा कौन सी कंपनी पे, उस प्राइवेट कंपनी पे जो एक क्या है, स्टार्टअप कंपनी है। स्टार्टअप कंपनी क्या होती है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो कह देता है कि कंपनी स्टार्टअप है। अगर उस कंपनी को बने 5 साल हुए हैं तो 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या बोला मैंने,
5 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर उस कंपनी को स्टार्टअप कहेंगे और 5 इयर्स को बने हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो कंपनी, तो उसके ऊपर प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। कौन सा प्रोविजन? 35% और 100% वाला। लेकिन वो अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी किसी कंपनी की एसोसिएट नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, क्या समझते हो आप एसोसिएट से? अगर उसके अंदर किसी कंपनी का 26% शेयर होल्डिंग है। और क्या समझते हो सब्सिडरी से? अगर किसी कंपनी का उसके अंदर क्या है, मोर देन 51% ऑफ शेयर होल्डिंग है, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर बोरोइंग कितनी है, और उसकी बोरोइंग कितनी है, लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये वाली कंडीशन, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। लेकिन इनमें से एक कंडीशन भी अगर ब्रेक होती है फिर इस पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। प्लस सेक्शन नंबर 73 क्या कहता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, इसका उसने डिफॉल्ट ना किया हो, इसका उसने डिफॉल्ट ना किया हो। तो ये दो कंडीशन अगर ये कंपनी सेटिस्फाई करती है, प्राइवेट कंपनी, तो इसको एज पर रूल 3 कोई लिमिटेशन नहीं होगी फ्रॉम रेजिंग द फंड फ्रॉम द मेंबर्स, ठीक है बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ रूल नंबर 3 की तरफ ही। कोई भी कंपनी हो जो पब्लिक से पैसा रेज करने जा रही है, कोई भी कंपनी हो जो कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करने जा रही हो, all company who is going to accept the money in terms of deposit from the member file a detail in the DPT1 form। इस फॉर्म में DPT1, इस फॉर्म में क्या जाएगा, इस फॉर्म, ये फॉर्म कैसे जाएगा? या तो फॉर्म जाएगा ये एक्नॉलेजमेंट ड्यू से, स्पीड पोस्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ठीक है। इसमें आप क्या फाइल करोगे? जो आपने डिपॉजिट्स क्या किए हैं, जो आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं कंपनी, ठीक है। और इसकी डिटेल आप किस फॉर्म में फाइल करोगे? आरओसी को, इसकी डिटेल आप आरओसी को फाइल करोगे इन द फॉर्म DPT3। इस फॉर्म में फाइल करोगे इन द फॉर्म DPT3। इस फॉर्म का नाम क्या है? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। क्या है? रिटर्न ऑफ, क्या है इसकी डेट? 30th ऑफ जून एवरी ईयर। क्या है? 30th ऑफ जून एवरी ईयर। जिस तरह हमारे इनकम टैक्स की ड्यू डेट होती है कि हम जो कमाते हैं उसके लिए क्या फाइल करते हैं? रिटर्न ऑफ इनकम इन द फॉर्म ITR। वैसे ही कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसकी डिटेल वो फाइल करती है इन द फॉर्म DPT3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, जिसकी ड्यू डेट है 30th ऑफ जून एवरी ईयर, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात? ये अब कहता है ऑल कंपनी, लेकिन कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मतलब उसको कम से कम 6 महीने का और मैक्सिमम अप टू 36 मंथ का डिपॉजिट इशू करना ही पड़ेगा। मतलब इससे ज्यादा नहीं कर सकती, इससे कम डिपॉजिट कंपनी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। अगर कंपनी को 6 महीने से भी कम का, 6 महीने से भी कम का मान लो कंपनी को डिपॉजिट इशू करना है तो इसकी एक एक्सेप्शन है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए शॉर्ट टर्म का, ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए शॉर्ट टर्म का। कंडीशन क्या है इसकी? देखिए, कंपनी के डिपॉजिट्स हो लेस देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, क्या हो? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड कंपनी के डिपॉजिट्स हो कब तक? मैक्सिमम अप टू 3 मंथ तक। तो कंपनी डिपॉजिट मैक्सिमम इशू कर सकती है 6 महीने से लेकर 36 मंथ तक, लेकिन कंपनी को फिर भी रिक्वायरमेंट पड़ती है शॉर्ट टर्म्स की लेस देन 3 मंथ के लिए। तो कंपनी की डिपॉजिट होनी चाहिए लेस देन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इतना तक कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर सकती है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स, ठीक है। डिपॉजिट जब कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी किसी भी टर्म्स में, कंडीशन में कोई चेंज नहीं करेगी। कंपनी का कोई राइट नहीं है कि वो कोई भी टर्म्स को ऑल्टर करे, उसको प्रिजुडाइज करे, ठीक है, उसके अंदर कोई भी अपना डिसएडवांटेज ले। क्या करे? डिसएडवांटेज ले। तो ऐसा कोई भी राइट कंपनी को
नहीं होगा आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द कंपनी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है। और ये क्या होगा, जब सर्कुलर वगैरह इशू हो चुका होगा, डिपॉजिट इशू हो चुका होगा, कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं करती है, करेगी। ठीक है, मैंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, क्या एक से ज्यादा लोग भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या एक से ज्यादा लोग मिलकर डिपॉजिट कर सकते हैं कंपनी के अंदर? यस, बट मैक्सिमम अप टू 3। 2 कर सकते हैं और ऑलवेज 1 कर सकता है, 4 नहीं। तो मैक्सिमम अप टू 3 लोग ही मिलके कंपनी के अंदर डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा रखते हैं। अगर एक कंपनी एनबीएफसी है, एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो कितनी ब्रोकरेज देगी वो अपनी ट्रस्ट डिपॉजिट ट्रस्टी को? जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता दे, कितना, जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता दे उतनी ब्रोकरेज वो दे सकती है। तो ठीक है, रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा, आपको दोबारा रिकॉल कराता हूँ। रूल नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा अभी तक, देखते हैं। हमने 73 में क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम दी मेंबर्स, कंपनी अपने मेंबर से पैसा रेज करती है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। उसके लिए वो प्रिपेयर करती है सर्कुलर। सर्कुलर में क्या आपने बातें, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, उसकी क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनी की फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कंपनी ने पहले इससे पहले क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, एनी अदर कंडीशन एज बी प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनी रूल्स 2014। इन सब बातों को वो इंसर्ट करती है इन द सर्कुलर। इस सर्कुलर की वो स्टेटमेंट फाइल करती है आरओसी को, कब? ये सर्कुलर इशू डिपॉजिट इशू करने से 30 दिन पहले। अब कितना मैक्सिमम डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, और उसके सामने बात की थी कि कंपनी DRRA अकाउंट बनाएगी, इसमें कंपनी हर साल मैच्योर डिपॉजिट का 20% एटलीस्ट इसमें जमा करके चलेगी और उससे सिर्फ किसी की पर्पज के लिए यूज होगा, लेकिन कंपनी ने पहले उसके लिए कोई डिफॉल्ट ना किया हो। अब हमने बात की थी कि कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और उसका टेन्योर क्या होगा। तो इसके लिए बात करता है रूल नंबर 3 ऑफ कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, जो कहता है कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल का प्लस उसके फ्री रिजर्व का 35% तक मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट के रूप में कंपनी ले सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर। लेकिन कंपनी अगर आईएफएससी हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो वो 100% का भी पेड कैपिटल और फ्री रिजर्व का मेंबर से ले सकती है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, ये प्रोविजन तब अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी स्टार्टअप कंपनी हो और उसे 5 साल हुए हो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, और अगर प्राइवेट कंपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो कि वो किसी की सब्सिडी ना हो, एसोसिएट ना हो, और उसकी बोरोइंग ट्वाइस ऑफ पेड शेयर कैपिटल से कम हो और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, और 73 में कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है फिर तो वो कंडीशन 35% और 100% वाली अप्लाई नहीं होती, अदरवाइज उस पे वो अप्लाई हो जाएंगी अगर वो उसको कंप्लाई नहीं करेगी। फिर मैंने कहा सभी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, किससे? मेंबर से। ठीक है, उसको वो फाइल करेंगी टू द आरओसी इन द फॉर्म DPT3। इसकी ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट की? 30 जून एवरी ईयर। लेकिन वो कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने जा रही है उसकी ड्यूरेशन कम से कम 6 महीने होगी और मैक्स टू मैक्स 36 मंथ होगी। क्या 36 मंथ से ज्यादा हो सकती है? कभी नहीं। कम हो सकती है? हो सकती है अगर शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी उसको पैसा लेने जा रही है। शॉर्ट टर्म कितना? अप टू 3 मंथ। लेकिन कितना ले सकती है शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी? जिसके डिपॉजिट का कितना ले सकती है शॉर्ट टर्म के लिए? उसके पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का 10% तक कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले सकती है। लेकिन कंपनी अगर एनबीएफसी हो, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हो, तो वो कितनी ब्रोकरेज देगी अपने डिपॉजिट ट्रस्टी को? जितना रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाई करते उतना वो एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने बात की थी रूल नंबर 7 की। इसके बाद की थी हमने इसके बाद हमने बात की थी रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 को आप ऐसे समझिए कि ये कंपनी है, ये डिपॉजिट होल्डर है। इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट क्या काम करता है? डिपॉजिट ट्रस्टी। होता है डिपॉजिट ट्रस्टी। ये डिपॉजिट ट्रस्टी वो होगा जो बिल्कुल अनबाइज्ड होगा, इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम दी बोथ साइड। ठीक है, जो जस्टिस करेगा, जो ये बताएगा कि कंपनी के अंदर मैक्सिमम ब्रोकरेज क्या होगी, रीपेमेंट वगैरह कैसे होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा, अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होगी, ये सारे एस्पेक्ट की बातें कौन करेगा यहाँ पे? इंडिपेंडेंट पर्सन, ये डिपॉजिट ट्रस्टी। क्या ये पर्सन वो हो सकता है जो कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो? नहीं, ये पर्सन हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। तो बताइए डिपॉजिट ट्रस्टी कौन हो सकता? कंपनी का प्रमोटर। क्या डिपॉजिट ट्रस्टी हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऑपरेशन से डायरेक्टली इंक्लूड है।
क्या कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? नहीं। और बताइए, कंपनी का शेयर होल्डर? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं हो सकता। कंपनी के डिपॉजिट होल्डर का गारंटर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। कंपनी का डेटर, क्रेडिटर? नहीं हो सकता। कंपनी का की मैनेजर पर्सन, कंपनी का मतलब कंपनी का, कंपनी की एसोसिएट का, कंपनी की सब्सिडरी का, कंपनी की होल्डिंग का, क्या की मैनेजर पर्सन हो सकता है? मैंने कैश नाम दिया, कंपनी, कंपनी की एसोसिएट, कंपनी सब्सिडरी, कंपनी की होल्डिंग, क्या ये की मैनेजर पर्सन हो सकता है डिपॉजिट ट्रस्टी? कभी भी नहीं। क्या कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट, क्या होता है पिक्यूनरी इंटरेस्ट? मॉनिटरी इंटरेस्ट, जिसको कंपनी से कुछ भी मॉनिटरी कंसिडरेशन मिलने वाली है, क्या वो कंपनी का डिपॉजिट ट्रस्टी हो सकता है? नहीं जी, वो कंपनी का डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं होगा। कौन होगा फिर डिपॉजिट ट्रस्टी? जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा इन द नेचर ऑफ लॉ। ठीक है। क्या इस पर्सन को हम इसकी एक्सपायरी से पहले हटा सकते हैं? नहीं। कब हटा सकते हैं? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी एग्री करे इसको हटाने की। लेकिन सेक्शन नंबर 149 कहता है, अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपॉइंट होगा, तो जब हम इसको हटाएंगे इसकी टर्म से पहले, तो वहां पे इसकी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। किसकी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की थी रूल नंबर 14 की। ठीक है। रूल नंबर 14 में क्या कहा था? जैसे एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 88 हमने पढ़ा था, इसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की डिटेल रखी जाती है, ऐसे ही डिपॉजिट होल्डर की डिटेल भी हम रूल नंबर 14 रखते हैं। सर कहाँ रखते हैं? इसको हम रखते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सर क्या डिटेल होती है? नॉर्मल डिटेल, जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका पैन नंबर, अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन की डिटेल्स, उसका डिपॉजिट अमाउंट कितना है, उसकी डिपॉजिट रिसीट नंबर, डिपॉजिट डेट कब हुई थी, डिपॉजिट का टाइप क्या है, ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है डिपॉजिट की, ये सब बातें हम कहाँ रखते हैं? डिपॉजिट रजिस्टर में। कहाँ रखा था ये? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कहाँ की थी हमने? सेक्शन नंबर 12 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। सेक्शन नंबर 73 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है। फिर भी आप इस सेक्शन को दोबारा रिवाइंड कर सकते हो, जिसे मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। हालांकि मैं रिवीजन मोड में इसको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो दोबारा देख सकते हो फॉर द डिटेल पर्पस, कि आपको समझ में ना आए तो। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन नंबर 76 की। 73 की वो सभी बातें सेम टू सेम यहाँ अप्लाई होती है। कौन सी बातें? कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या कुछ कंप्लाई करती है, वही वाली। कौन सी वाली? अरे वही वाली, कौन सी वाली? सर्कुलर फाइल करना पड़ेगा, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा, कौन? कंपनी वाला। ठीक है। उसकी क्रेडिट रेटिंग होगी, और उसी को फाइल करेगा वो सब। सब वही प्रोविजन सेक्शन 73 के यहाँ पे अप्लाई होते हैं इन द सेक्शन 76। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है? आप यहाँ पैसा किससे मांगने जा रहे हो डिपॉजिट फॉर्म में? मेंबर से नहीं, पब्लिक से। और याद करो सेक्शन नंबर 271, क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा मांगने जा सकती है? ऑफ कोर्स, कभी भी। और प्राइवेट कंपनी कभी नहीं। ठीक है। तो पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही सर्कुलर आपको इशू करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 76 के ऊपर, तो आपको आंसर की स्टार्टिंग ऐसे करनी है, सेक्शन 76 टू बी रेड विद सेक्शन 73 सब सेक्शन 1। आपको ऐसे इसकी स्टार्टिंग करनी है अगर क्वेश्चन 76 प्रोविजन के ऊपर आता है तो। ठीक है। तो सभी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं 76 में पब्लिक से, लेकिन वो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से जिसने वायलेशन किया हो सेक्शन नंबर 73 से 76 का। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है प्रोविजन की? कि एक बैंकिंग कंपनी हो, एक बैंकिंग कंपनी हो, एक एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हो, अगर ये कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उस पर ये 73 टू 76 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। अपना माइंड अप्लाई करो और सेक्शन 1 को याद करो। तो क्या कहता है कि कंपनी एक्ट सभी कंपनी को लगता है एक्सेप्ट बैंकिंग, एक्सेप्ट इंश्योरेंस, एक्सेप्ट स्पेशल कंपनी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर उनके अपने प्रोविजन जब तक कुछ कॉन्ट्रेरी ना कहते हो, कंपनी उन पे नहीं लगता। तो वैसे ही 73 70 सभी पे लगता है, मतलब उन सभी को कंपनी फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये इन कंपनी पे नहीं लगता। कौन सी कंपनी पे? बैंकिंग कंपनी हो, एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, समझ गए ना, या कोई भी
अदर कंपनी हो जो नोटिफाई की हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इस सेक्शन के अंदर दो बातें का आपको ध्यान रखना है। कौन सी जो दो बातें हो, देखिए इसमें दो कैटेगरी दी गई है कंपनी की। एक दी गई है एलिजिबल कंपनी, एक दी गई है नॉन एलिजिबल कंपनी। क्या बोला मैंने? एक दी गई है एलिजिबल कंपनी, एक बात की गई है यहाँ पे नॉन एलिजिबल कंपनी। क्या होता है एलिजिबल कंपनी, नॉन एलिजिबल कंपनी? आइए जरा देखते हैं फटाफट। एलिजिबल कंपनी क्या होती है? एलिजिबल कंपनी होती है, तो ये होती है एलिजिबल कंपनी, वो हमेशा एक पब्लिक कंपनी होती है और उसकी नेटवर्क, समझते क्या होता है नेटवर्क? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। उसकी नेटवर्क और टर्नओवर, नेटवर्क कितनी? मोर देन 100 करोड़, और टर्नओवर कितनी? मोर देन 500 करोड़। कितनी बोला मैंने? मोर देन 500 करोड़। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है फिर तो कंपनी क्या है? वो एलिजिबल कंपनी। लेकिन इसमें से या इसमें से एक कंडीशन ब्रेक होती है, हम उसको बोलेंगे नॉन एलिजिबल कंपनी। क्या बोलेंगे उसको? नॉन एलिजिबल कंपनी। अब इस एलिजिबल कंपनी को क्या कंप्लायंस करनी पड़ती है? देखिए जरा, इसको सेक्शन नंबर 73 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपनी नोटिफाइड होनी चाहिए कहां से? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स बने हैं इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल बने हैं इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, उसका वो कंप्लायंस करेगी। इसको रेटिंग करवानी पड़ेगी किससे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। ठीक है, कब? एवरी ईयर। ठीक है, रेटिंग क्यों होती है? कि कंपनी की नेटवर्क सही है या नहीं, कंपनी की लिक्विडिटी सही है या नहीं, कंपनी इज एबल टू पे द डिपॉजिट है या नहीं। तो इस चीज के लिए क्या होती है? कंपनी की रेटिंग हर साल करवानी पड़ती है। तो कंपनी को 73 फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी को वो सभी रूल जो नोटिफाई किए हैं इन कंसल्टेशन विद आरबीआई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो फॉलो करने पड़ेंगे, और कंपनी को रेटिंग करवानी पड़ेगी। कौन सी कंपनी को? एलिजिबल कंपनी को। कौन सी एलिजिबल कंपनी? हर पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्क 100 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ हो, वो एलिजिबल कंपनी होती है। तो कंपनी को अपने डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद, कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के 30 दिनों के अंदर चार्ज क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है? चार्ज। किसके फेवर में करना होता है जी? ये बताओ। ये फेवर में करना होता है डिपॉजिट होल्डर्स के फेवर में। लेकिन चार्ज होगा कितना? कम से कम जितना डिपॉजिट अमाउंट है उससे तो कम हो ही नहीं सकता, इतना डिपॉजिट अमाउंट है। ठीक है, अच्छा लिमिट क्या होगी डिपॉजिट की? लिमिट क्या होगी? तो रूल नंबर 3 को याद करो, जो बात आता है लिमिट क्या होती है। अगर कंपनी क्या है? एलिजिबल कंपनी, तो वो अपने मेंबर से कितना पैसा ले सकती है? 10%। सर किसका 10%? अरे बताते हैं ना अभी, किसका 10%? कंपनी की पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 10%। और कंपनी अगर एलिजिबल है और पब्लिक से पैसा रेज कर रही है तो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन कंपनी क्या है? नॉन एलिजिबल, तो वो सिर्फ मेंबर से ही पैसा ले सकती है, ना कि पब्लिक से। कितना? 35%। तो ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी एलिजिबल है तो कितना पैसा ले सकती है, और कंपनी नॉन एलिजिबल है तो कितना पैसा कंपनी ले सकती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना रूल नंबर 3 जिससे लग जाएगा यहाँ पे, तो 73 टू 75 के प्रोविजंस रेट्रोस्पेक्टिव सेम एज इट इज इस पे अप्लाई हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। हमने अभी तक दो सेक्शन को कवर किया है। इसको सेक्शन नंबर 73 अगर कंपनी पैसा रेज करती है फ्रॉम दी मेंबर, उसके बाद हमने कवर किया सेक्शन नंबर 76 कंपनी अगर पैसा रेज करती है फ्रॉम दी पब्लिक। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 74 की। क्या कहता है ये सेक्शन नंबर 74? कहता है कि कंपनी एक्ट 2013 लागू होने से पहले, कमेंस होने से पहले, कंपनी ने कोई पैसा रेज किया था इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो कंपनी को वो पैसा कंपनी एक्ट 2013 के आने के 3 सालों के अंदर, और जिस दिन वो पैसा एक्चुअली में पे होगा विच एवर इज अर्लियर, वो कंपनी को पे आउट करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्लास में कि मान लो कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था 1/1/2012 को, और उसकी रीपेमेंट डेट थी 1/1/2015। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं? 36 मंथ का ये बिल्कुल कर रहा है जी।
हमारा कंप्लीट कब आया था? 30/8/2013 को। अब कंपनी को ये कब पे करना पड़ेगा? कंपनी एक्ट आने के 3 साल के अंदर, मतलब 30/8/2016 और एक्चुअल डेट ऑफ रीपेमेंट 1/1/2015 विच एवर इज अर्लियर, मतलब 1/1/2015 तक कंपनी को ये पैसा रीपे करना पड़ेगा। हाँ, अगर कंपनी कोई पैसा रीपे नहीं कर पाती इस दिन, तो वो एनसीएलटी के पास जा सकती है। किसके लिए? कि एनसीएलटी हमें इस पीरियड में थोड़ी छूट दे दो, हमें कुछ एक्सटेंशन दे दो। तो एक्सटेंशन एनसीएलटी कब देगा इसको? कंपनी वो चेक करेगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, वो चेक करेगा कि कितना कंपनी को डिपॉजिट रीपे करना है, कितना उस पर इंटरेस्ट कंपनी की तरफ से ड्यू हो रखा है। ये सब सेटिस्फाई होने के बाद क्या देगा? वो एक्सटेंशन कंपनी को ग्रांट कर देगा। लेकिन फिर भी कंपनी पे नहीं कर पा रही, अब बताओ क्या ये बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त होगा। तो कंपनी को इसके लिए पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है। और कंपनी को ये स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट? 73 वाली, किस फॉर्म में? डीपीटी 4। डीपीटी फॉर्म में कंपनी फाइल करनी है। कंपनी एक्ट आ जाने के 3 महीने के अंदर ये स्टेटमेंट फाइल कर देनी है कि कंपनी ने कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट आ जाने के बाद से पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था। तो 30/8/2013 के 3 महीने के अंदर, मतलब 31/11/2013 तक कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि कंपनी ने कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आने से पहले कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था। किस फॉर्म में? डीपीटी। सर डीपीटी फॉर्म में जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा। डिपॉजिट्स के पार्टिकुलर जाएंगे, कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, कितना डिपॉजिट का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितना उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, और कंपनी ने उसके रीपेमेंट के लिए क्या एडजस्टमेंट वगैरह, क्या अरेंजमेंट वगैरह की है। ठीक है। लेकिन कंपनी की अगर इंटेंशन फ्रॉडुलेंट है कि कंपनी फ्रॉडुलेंट तरीके से इस पैसे को देना नहीं चाहती, तो सेक्शन नंबर 75 पिक्चर में आता है। 75 किसका है? मैनेजमेंट डैमेजेस फॉर फ्रॉड का। इसमें क्या कहता है आइए देखते हैं कि कंपनी ने फ्रॉडुलेंट तरीके से डिफ्रॉड करने के लिए डिपॉजिट का पैसा उनसे उनको पे नहीं किया, तो ऑफिसर को और कंपनी को क्या पेनल्टी यहाँ पे लगेगी? तो कंपनी के लिए मिनिमम पेनल्टी है 1 करोड़ और मैक्सिमम है 10 करोड़। ठीक है। और कितनी पेनल्टी है ऑफिसर के लिए? ऑफिसर के लिए पेनल्टी है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स, और मिनिमम पेनल्टी है उसको कितनी? 25 लाख, और मैक्सिमम है कितनी? 2 करोड़। ठीक है। तो इनमें पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी उसको हो सकते हैं। ठीक है। तो पनिशमेंट फॉर फ्रॉड की यहाँ पे बात हुई 75 में, लेकिन उनका इंटेंट क्या है? फ्रॉड है। तो every officer of the company is liable to the members for the loss occurred in the unlimited liability manner। ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 76 की। क्या कहता है वो? अगर आपने 73 या 76 के किसी भी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया है, तो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा सेक्शन नंबर 76A, जो क्या कहता है कि कॉन्ट्रावेंशन करोगे आप पेमेंट ऑफ डिपॉजिट में, तो आपको क्या देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब वो कंपनी के लिए कितनी है? कंपनी को एक तो रिपे करना पड़ेगा डिपॉजिट का इंटरेस्ट। ठीक है। और कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ₹1 करोड़, लोअर ऑफ 1 करोड़, और ट्वाइस ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट कंपनी को ये रिपे करनी पड़ेगी। लेकिन ये लोअर अमाउंट बढ़ के जा सकता है अप टू ₹10 करोड़। ठीक है। तो 76A की पहली पेनल्टी इसके लिए है, कंपनी के लिए, कि कंपनी को डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी लोअर ऑफ 1 करोड़ और ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। लेकिन ये लोअर अमाउंट बढ़ के हो सकता है अप टू ₹10 करोड़। अब ऑफिसर के लिए क्या पेनल्टी है ये देखते हैं। ऑफिसर के लिए पेनल्टी है इम्प्रिजनमेंट, जेल, कितनी? अप टू 7 इयर्स, और पेनल्टी कितनी है? ₹2 लाख, जो बढ़ के कहा जा सकती है ₹2 करोड़ तक। और जैसे ही फ्रॉड की बात आती है तो सेक्शन नंबर 447 किसका है ये? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है। उम्मीद है आपको सेक्शन पसंद आया होगा। कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिएगा।
अपना कमेंट्स जरूर बताइए ताकि मैं बूस्ट अप हो सकूं। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी वेरी गुड लक फॉर द एग्जाम हु आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।